नमस्कार। आप लोगों को सबसे पहले मैं नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज मैं थोड़ा डेंगू के संबंध में जो मिथ्स फैले हुए हैं उनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। और सबसे पहली महत्वपूर्ण बात इसमें ये है कि हमारे बहुतेरे वीडियो हमारे YouTube चैनल पे मौजूद है डेंगू के ऊपर। तो मैं बहुत डिटेल में आज आप लोगों से बात तो नहीं करूँगा, और उसको आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे YouTube चैनल से आप देख सकते हैं। आज मैं सिर्फ उन मिथ्स के बारे में बात करूँगा जो डेंगू को लेके फैले हुए हैं। सबसे पहली बात, जो एक मिथ बहुत कॉमन है जो फैला है, वो है कि बकरी का दूध डेंगू पेशेंट में देने से डेंगू ठीक हो जाता है। ये मैं बिल्कुल नहीं मानता, ना ही किसी मेडिकल जर्नल में, ना ही किसी गाइडलाइंस में, ना किसी सरकारी गाइडलाइंस में, और ना ही किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में ऐसा हमको मिला कि बकरी के दूध से डेंगू ठीक हो जाता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप अनबॉइल्ड बकरी का दूध लेते हैं तो आपको टाइफाइड और ब्रूसेला ज़रूर हो जाएगा। पहला मिथ। दूसरा मिथ जो सबसे कॉमन है इसमें, कि पपीते की पत्ती को पीस के देने से डेंगू ठीक हो जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पत्ते के और न ही किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में, न जर्नल में, न किसी साइंटिफिक बुक्स में हमको आज तक नहीं मिला कि पत्ते की पत्ती को अगर पीस के डेंगू मरीजों को दिया जाए तो उससे डेंगू ठीक हो जाता है। सबसे पहले ऐसा आज तक नहीं देखा गया। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर आप डेंगू में पपीते की पत्ती पीस के आप देंगे तो उससे आपको वोमिटिंग हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि वो अगर आप कोई गर्भवती महिला जिसको डेंगू है उसको दे देंगे तो उससे एबॉर्शन भी हो सकता है। सबसे पहले चीज़ आप लोगों को ये क्लियर करना चाहता हूँ कि डेंगू होता क्या है। डेंगू एक वायरल बीमारी है जो कि मच्छर मेल एनोफिलिस मॉस्किटो के काटने से होता है। उसका जो वाहक है, कैरियर है, उसको हम लोग कहते हैं एडिस एजिप्टी। आजकल ये फैला हुआ है क्योंकि ये अगस्त सितंबर से लेके नवंबर तक, जब टेम्परेचर 27-28 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो जाता है तो ये चला जाता है। अभी जैसे नवंबर के बाद आपके जाड़ा आएगा, बहुत ज़्यादा ठंड में भी ये नहीं होता और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी में ये डेंगू पाया जाता है। सबसे पहली चीज़ इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका जो मच्छर होता है एडिस एजिप्टी, ये होता कैसे। ये जो मच्छर होता है ये आपके इसके शरीर पे जेब्रा जैसी लाइनें होती हैं। पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि ये मच्छर जो है ये दिन में काटता है। इसकी नॉक्चूर्नल ट्रेंड नहीं मिलते हैं हम लोगों को, इसके ड्यूरनल ट्रेंड मिलते हैं कि ये दिन में काटता है। तीसरी जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये ज़्यादा ऊपर तक फ्लाई नहीं करता। तो इसीलिए हम लोगों ने सर्वे में भी पाया है कि जो लोग ग्राउंड फ्लोर वगैरह पे रहते हैं उन लोगों को ये मच्छर ज़्यादा काटता है। ऊपर के फ्लोर्स में जो लोग रहते हैं, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, उन लोगों को ये मच्छर आक्रमण नहीं करता। और इस विषय में जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी इसमें मैं देना चाहता हूँ आपको, कि इसमें क्या होता है कि ये साफ पानी में ये मच्छर पाया जाता है। जैसे कूलर का पानी, कूलर एसी से जो लीक होता हुआ पानी है। तीसरा, गमले में रखा हुआ, नारियल के खोपड़े में जो साफ पानी होता है, उसमें ये मच्छर पैदा होते हैं।
तो ऐसी चीज़ों को हम लोगों को अवॉइड भी करना चाहिए कंट्रोल करने के लिए। दूसरी चीज़ ये कि सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों में, समाज में देखते हैं कि बड़ी अफरा तफरी, बड़ी घबराहट, बड़ी परेशानी प्लेटलेट को लेकर है, जबकि प्लेटलेट का कम होना ये एक स्वाभाविक चीज़ है और प्लेटलेट का बढ़ना ये भी एक स्वाभाविक चीज़ है। और इसमें लोग परेशान हो जाते हैं, कोई ब्लड चढ़ा देता है, कोई कंपोनेंट ब्लड के चढ़वाते हैं, एसडीपी, एफडीपी, ये सब कंपोनेंट होते हैं, वो सब चढ़ा देते हैं, तो उससे मरीज को और दिक्कत होती है, उसकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। चौथी चीज ये कि जैसे आपने देखा कि प्लेटलेट और सारे वायरल इन्फेक्शंस में भी कम हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों के बीच कोविड की महामारी आई थी, उसमें भी प्लेटलेट कम हो जाता है 30, 40 हजार, 50 हजार। तो इसमें, और वो अपने आप ही स्वाभाविक तरीके से ही वो बनता है, इसमें किसी दवा या किसी उसका रोल नहीं होता। उससे पहले मैं एक चीज और आप लोगों के दिमाग में डालना चाहता हूं कि डेंगू के 4 स्टेज होते हैं। डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस, आपको तेज बुखार होगा, सर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, इसको इसीलिए बैकबोन फीवर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये स्टेज 1 में, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें ठंडे पानी की जो पट्टी होती है, वो उसको पानी को निचोड़ के आप वो पट्टी कर सकते हैं, और दूसरे आप इसमें पैरासीटामोल टैबलेट है वो आप दे सकते हैं, जो कि आप 4 ग्राम तक दे सकते हैं। जैसे कूलर का पानी, कूलर एसी से जो लीक होता हुआ पानी है। तीसरा, गमले में रखा हुआ, नारियल के खोपड़े में जो साफ पानी होता है, उसमें ये मच्छर पैदा होते हैं। तो ऐसी चीजों को हम लोगों को अवॉइड भी करना चाहिए कंट्रोल करने के लिए। दूसरी चीज ये कि सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों में, समाज में देखते हैं कि बड़ी अफरा तफरी, बड़ी घबराहट, बड़ी परेशानी प्लेटलेट को लेकर है, जबकि प्लेटलेट का कम होना ये एक स्वाभाविक चीज है और प्लेटलेट का बढ़ना ये भी एक स्वाभाविक चीज है। और इसमें लोग परेशान हो जाते हैं, कोई ब्लड चढ़ा देता है, कोई कंपोनेंट ब्लड के चढ़वाते हैं, एसडीपी, एफडीपी, ये सब कंपोनेंट होते हैं, वो सब चढ़ा देते हैं, तो उससे मरीज को और दिक्कत होती है, उसकी परेशानियां और बढ़ जाती हैं। चौथी चीज ये कि जैसे आपने देखा कि प्लेटलेट और सारे वायरल इन्फेक्शंस में भी कम हो जाता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों के बीच कोविड की महामारी आई थी, उसमें भी प्लेटलेट कम हो जाता है 30, 40 हजार, 50 हजार। तो इसमें, और वो अपने आप ही स्वाभाविक तरीके से ही वो बनता है, इसमें किसी दवा या किसी उसका रोल नहीं होता। उससे पहले मैं एक चीज और आप लोगों के दिमाग में डालना चाहता हूं कि डेंगू के 4 स्टेज होते हैं। डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस, आपको तेज बुखार होगा, सर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, घुटने में दर्द होगा, इसको इसीलिए बैकबोन फीवर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये स्टेज 1 में, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें ठंडे पानी की जो पट्टी होती है, वो उसको पानी को निचोड़ के आप वो पट्टी कर सकते हैं, और दूसरे आप इसमें पैरासीटामोल टैबलेट है वो आप दे सकते हैं, जो कि आप 4 ग्राम तक दे सकते हैं। यानी अगर आप 650 mg की पैरासीटामोल या कैलपॉल या डोलो आप दें, तो कम से कम 6 बार तक आप उसमें दे सकते हैं, जो कि हर चीज के लिए ये सेफ है। दूसरा होता है स्टेज 2, डेंगू विथ वार्निंग साइन। डेंगू विथ वार्निंग साइन में क्या होता है कि पेशेंट को जो होती है वो खाना पीना सही से नहीं कर पाता है, उसको उल्टी होती है, उसको लूज मोशन हो सकते हैं, मतलब उसका हाइड्रेशन अफेक्टेड होता है। तो ऐसे मरीजों को अपने करीबी एक्सपर्ट डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो उसमें हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए आप इलेक्ट्रॉल वगैरह भी दे सकते हैं, और आईवी फ्लूइड वगैरह भी आप दे सकते हैं। मगर जो फ्लूइड इंडिकेटेड है, आप अगर डेंगू के मरीज को 5% डेक्सट्रोज चढ़ा देंगे, 10% डेक्सट्रोज चढ़ा देंगे, तो उसका कोई असर नहीं होता।
इसमें कोलाइडल फ्लूइड्स देने होते हैं, ठीक है, और क्रिस्टलाइड फ्लूइड अवॉइड करने होते हैं। तीसरा होता है जिसको हम लोग डेंगू हेमोरेजिक फीवर कहते हैं, शॉर्ट में उसको DHF भी बोला जाता है। ऐसे मरीजों में क्या होता है कि प्लेटलेट तो कम होता ही है, दूसरा इसमें ब्लीडिंग डायथेसिस हो सकती है, जैसे चमड़ी के नीचे ब्लड का आना, जिसको पीटिकियल हेमरेज भी हम लोग कहते हैं। दूसरी चीज पेशाब के रास्ते, अगर किसी महिला को महीना आ रहा है तो महीने में ज्यादा ब्लड का जाना। तीसरी चीज टट्टी के रास्ते से जाना, मुंह से ब्लड आना, नाक से ब्लड आना, ये सब चीजें अगर हैं तो फौरन आपको हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत है। और इसमें हम लोग जो है SDP या FDP, अगर प्लेटलेट 20,000 से कम है तो हम लोग इसमें अगर आवश्यकता पड़ी तो हम लोग चढ़ा भी सकते हैं। चौथा स्टेज जो होता है इसमें, इसको हम लोग डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं। इसमें चूंकि गुर्दा, लीवर ये सब इफेक्ट करता है तो मरीज का BP वगैरह फॉल कर जाता है, और ये बड़ा रेयर प्रेजेंटेशन होता है, बहुत कम दिखाई देता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। ऐसे ही किसी की किस्मत अगर खराब है तो आप डेंगू शॉक सिंड्रोम से आपका पाला पड़ सकता है। इसमें इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत होती है। हम लोग इसमें हाइड्रेशन को मेंटेन करते हैं। अगर IV फ्लूइड द्वारा मेंटेन नहीं होता तो उसमें हम लोग आइनोट्रोप्स वगैरह का भी सहारा लेते हैं, और एज पर कॉम्प्लिकेशन हम लोग इसको ट्रीट करते हैं। इसमें ARDS तक हो सकता है, जिसको हम लोग एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी बोलते हैं। सबसे पहली चीज ये कि हम इसका बचाव कैसे करें। सबसे पहली चीज ये कि इसको कंट्रोल कैसे करें। तो इसको कंट्रोल करने के लिए तो सबसे कॉमन चीजें जो हैं, हम ओडोमॉस क्रीम लगाएं, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, और अपने यहाँ साफ सफाई रखें। जैसा मैंने बताया कि कूलर, AC और गमले और नारियल के जो कपड़े वगैरह होते हैं, उन सब में जो पानी रहता है उन सब चीज़ों को सफाई करें, उससे बचें। दूसरा होता है कि इसमें जो सबसे है, पैरासीटामोल का अधिकतर यूज होता है, और किसी दवाई का कोई इंडिकेशन इसमें नहीं होता। और प्लेटलेट के लिए बहुत ज़्यादा अपना दिमाग ना खपाएं, ये स्वाभाविक चीज़ है, अपने आप बढ़ती है और अपने आप ही ये घटती भी है। तीसरी चीज इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट हम आपको बताना चाहते हैं कि इसमें आप बहुत ही मतलब विजिलेंट रहें, और हमने जो स्टेजेस आपको बताएं वो स्टेजेस की अगर वार्निंग साइंस आपको दिख रही है या कुछ कॉम्प्लिकेशन दिख रहा है तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, और उसमें आपके जो एक्सपर्ट डॉक्टर हैं वो आपको उचित सलाह देंगे। अगर आपको घर में रह के ट्रीटमेंट की जरूरत है तो वो घर में रह के ट्रीटमेंट आपका कर सकते हैं। अगर एडमिशन की जरूरत है तो एडमिशन की। और एक आप लोगों से विनती है कि प्लेटलेट जबरदस्ती ना चढ़वाएं और न ही प्लेटलेट के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो। थैंक यू।